यू नो व्हाट, 2 इंडियन क्रिकेटर्स जेल में हैं। विराट की आंखें बिल्कुल लाल थी। हमने तो कहा था मत खेलो, लेकिन वो खेला। इंडिया का ना चक दे मोमेंट आने वाला है, राज पिल्ले ने ऐसा बोला है। इस ओलंपिक्स में भी आप मेडल के बारे में सोच सकते हो। रेडी, रोल बम्पर, कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेक। हैशटैग आकाशवाणी। वैसे कल आपका बहुत सारा प्यार मिला तो हमें प्रोत्साहन मिला, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्पॉट फिक्सिंग की, मैच फिक्सिंग की। 90s में क्या होता था, 90s का दशक, वहां पे मैच फिक्स होते थे भाई। मैच फिक्सिंग के लिए वो नाम आप सबको पता है, हैंजी क्रोने सागा तो सभी को पता है। तब क्या होता था, आपको कप्तान भी चाहिए, आपको बहुत सारे प्लेयर्स चाहिए, क्योंकि आप मैच के इवेंचुअल आउटकम, आपका जो रिजल्ट है, आप उसको बदलना चाहते हैं। अब उसको बदलाव करने में आपकी जान निकल जाती है। तो अब थोड़ा सा बुकी स्मार्ट हो गए, कहने थोड़ा सा बैटिंग आसान हो गई होगी, थोड़ा सा उसका फॉर्म एंड शेप बदल गया। एड हॉकिंस ने एक किताब लिखी है, वो भी कभी आपको मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। ये फिक्सिंग बैटिंग के बारे में है। तो अब स्पॉट फिक्सिंग होती है। अब स्पॉट फिक्सिंग क्या, किस बला का नाम है, और ये वो बला है जिसके अंदर वो छोटे छोटे फेजेस होते हैं मैच के। मतलब ऐसा नहीं कि नो बॉल और वाइड कोई फिक्स करने वाला है, जी नहीं, लेकिन फेज है 4 ओवर का फेज, 3 ओवर का फेज, जिसके अंदर आप कितने रन देंगे, आप कितनी विकेट चटकाएंगे, इस प्रकार की चीजें जो हैं वो फिक्स होती हैं, और इवेंचुअल आउटकम पे फर्क नहीं पड़ता। तो क्रिकेटर को कहते हैं अप्रोच करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो और अप्रोच किस तरह किया जाता है, ये भी बड़ी अच्छी तरीके से चीज बताई जाती है कि भाई साहब किस तरह के प्रोफाइल के लोग आपके पास आएंगे, आपको क्या बताएंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। उसके लिए आंखें कान खुले रखने हैं, सोशल मीडिया में थोड़ा ध्यान से रहना है। और जैसे ही आपके पास कोई अप्रोच हो, यही तो बात थी शाकिब अल हसन की, अप्रोच हुई एक बार नहीं 3 बार हुई, लेकिन जनाब ने अप्रोच को इन्फॉर्म नहीं किया। 1 साल का बैन है और 1 साल का सस्पेंडेड। तो यू नो दैट इट इज रियली डॉजी बिजनेस अगर आपको अप्रोच हुई और आपने किसी को नहीं बताया है। अब इसमें जो मेरी बड़ी समस्या है ना, देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अभी भी थोड़ा सा मुझे लगता है इंसुलेटेड है। ये जितने सारे इंसिडेंट्स होते हैं कब से हो रहे हैं, इसका मेजॉरिटी ऑफ इंसिडेंट्स आर हैपनिंग जब से T20 लीग शुरू हुई है, और बहुत सारी या मशरूमिंग हो रही है बिल्कुल। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में तो आपके पास ACSC बड़ा स्ट्रिंजेंट है, पुलिस आपके जो फोन्स हैं वो टैप करते हैं, सब कुछ ध्यान रखते हैं। लेकिन ये जो डोमेस्टिक T20 लीग्स हैं, मतलब वो थोक के भाव में चल रही हैं, वहाँ पे कितना कोई स्ट्रिंजेंट होता है, वहाँ पे एक ड्रामर होता है, वो आपको कुछ बोल देता है। हैपन ना कर्नाटक प्रीमियर लीग में। तो ये जो छोटी छोटी लीग्स हैं, इसमें संभलना जरूरी है, क्योंकि गौतम और अबरार काजी, ये 2 लोग हैं जो जेल में हैं। गौतम तो खैर इनके साथ मैं खेला हूँ एक्चुअली, और ये कर्नाटक के विकेट कीपर थे। ये ऑलमोस्ट इंडिया के बैकअप विकेट कीपर बनने वाले थे, ये इतनी अच्छी कीपिंग करते थे, लेकिन इनका नाम भी आ गया जेल में, इनके साथ ही काजी भी जेल में है। विल फाइंड आउट उनके साथ क्या होता है। लेकिन ACSU ये हमें क्या सिखाता है, हमें क्या एजुकेट करता है, इसके लिए ना रजत भाटिया, अपना भाटिया साहब 10 साल खेले हैं ये IPL, 10 साल। तो इनको भी वही वाले लेसन मिले हैं जो मुझे मिले हैं। तो कल की थी मैंने शाम के बाद हॉट टॉपिक है रजत भाटिया के साथ। ऐसे ही क्या है ना आकाश, कि एक वो एंटी करप्शन यूनिट है, वो हर साल आपको एजुकेट करता है। क्या करता है कि जैसे भी डोमेस्टिक स्टार्ट होने वाली होती है, तो वो एक तरीके से एक क्लास होती है जो आपको अटेंड करनी ही करनी। देखिए वो क्लास का मुझे कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी सी अजीब सी लगती है। एक तो ये कि मैंने उसमें सिर्फ इंटरेस्ट तभी दिखा जब कोई फोटो आती है, बंदा जो समझा रहा है वो समझा तो रहा है, पर जिस इंटरेस्ट से आप उस क्लास को लेते हो ना, वो थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा। अच्छा, समझाते क्या है कि जैसे अपना वो जो तुम्हारे इतने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इस पे तुम्हें कोई अप्रोच करेगा, कोई आके गिफ्ट देगा, कोई आके, और कैसे कैसे यही तरीके होते हैं ना कि आज का कि अरे मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं आपको ये पेन देना चाहता हूँ, ये बैग देना चाहता हूँ, इसी तरीके से अप्रोच करते हैं, फिर आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें ये भी कि आप सोशल मीडिया में नहीं डालिए, आप किसी को ये ना बताइए, आप किसी को वो ना बताइए, आप ये चीज ना कीजिए। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली मुझे लगता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें बंदा फंस सकता है। ओके। अब मैं ये नहीं कहता कि CM गौतम ने सही किया है या अबरार काजी ने सही किया है, जो भी इन्होंने किया है, बट अगर जो हमें दिख रहा है उसके पीछे भी कोई सच हो सकता है कि वो ब्लैकमेल किए जाएं। अब ये भी हो सकता है कि वो ऐसी सिचुएशन में फंस गए हों कि उनको ये करना पड़ा। ओके। देख आकाश, मैं तो अपनी तेरी बात बताऊंगा। मुझे याद है 2012 के अंदर जब हम KKR के लिए खेल रहे थे और हमारा मैच था जयपुर के अंदर। काफी टाइम से एक बंदा मेरे को एक अप्रोच कर जा रहा था कि भैया मुझे आपसे मिलना है, मैं कॉन्ट्रैक्ट कराता हूँ। अब किसी के कहने पे मैंने कहा यार भैया देखो ऐसा है, मैं नहीं मिलना चाहता, बट बाय चांस की बात है कि मेरे साथ एक और लड़का था टीम का, उसने मुझे बताया कि यार
रजत वो मिलना चाहता है और वो जेन्युइन बंदा है। मैंने कहा देख यार मैं मिल लेता हूँ पर मैं श्योरिटी नहीं है कि भाई मैं क्या करूँ। कहता है ठीक है। जब मैं उसके साथ मिला बैठा और उसने जो चीज़ें मुझे बताई कि मैं, और उस टाइम क्या था, एक रूल था कि आप 30 लाख से ऊपर ले नहीं सकते। करेक्ट। तो उसने मेरे को बताया कि भाई देखिए ऐसा है कि सर हम आपका कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे 70 लाख का, मैं आपको साल का 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। और ये स्टिंग ऑपरेशन था। ये एक स्टिंग ऑपरेशन था। जब मैं उस बंदे से मिला उसके ऑलरेडी कैमरा लगा हुआ था बट मेरे को नहीं पता था कि कैमरा लगा हुआ है। तो जब मैंने उससे बात की तो कहता है कि सर ऐसा है हम आपको कराएंगे कॉन्ट्रैक्ट, ये कराएंगे वो कराएंगे। उसने काफी, मैंने कहा देखिए भाई साहब ऐसा है कि मुझे नहीं पता आपको मेरे पास आप क्या सुन के आए हैं मेरे बारे में क्या है, बट मैं आपसे इस चीज में वो नहीं कर सकता, मैं मान नहीं सकता कि आप ये सब चीजें करते हैं। आप जेन्युइन नहीं लग रहे मुझे, और आप लग भी रहे हैं तो मैं वो काम कर नहीं सकता जो ऑलरेडी हमें मना है। ऐसा लगा कि वो जो अप्रोच थी ना उसमें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स थे, और उसके अंदर अप्रोच एक तरीके से उसने ये भी मुझे की कि सर अगर आप थोड़ा सा अगर आप इंटरेस्ट दिखाओ ना तो हम ऐसी ऐसी चीज कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो वो जो एक इंट्यूशन थी ना शायद वो ऐसी थी कि जैसे ये मैच फिक्सिंग की ओर लेके जा रही है। राइट। अच्छा ये भी तो हुआ ना रजत की, एक तो है कि आपके पास अप्रोच आई, आपने फोन करके बता दिया, आपने फटाफट से इन्फॉर्म कर दिया, और शाकिब उल हसन जैसे नहीं किया, और नहीं किया तो भाई चलो आपने तो नुकसान उसका हुआ। लेकिन अगर जैसे अब आपने बता दिया अपने CSU को जी मुझे किसी ने अप्रोच किया और आई एम नॉट ओके, पर आपका यही सवाल था ना कि ये सोच थी यार उसको तो कोई रिवॉर्ड देता ही नहीं है, मतलब यार कि आप बता रहे हो। ऐसा था कि हमारी एक मीटिंग चल रही थी, उसमें किसी ने बताया कि यार कुछ ऐसे बंदे हैं जो आपने, मैंने कहा सर जो ऐसे बंदों की आप बात करें, क्योंकि उसी टाइम हमें हिंट हो गया कि सर ये ऐसी बात है कि जो ये आप जिनकी बात कर रहे हैं ऐसे मेरे को और मेरे दोस्त को अप्रोच किया गया। तो उन्होंने कहा यार आपने CSU को नहीं बताया। मैंने यार उस टाइम पे ऐसी एजुकेशन नहीं थी राइट कि आपको बताना है या क्या है। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई ज्यादा दूर नहीं है एंटी करप्शन वाले, यहीं घूमते रहते हैं रिसेप्शन पे। तो हमने उनको बुलाया, हमने बताया, तो उन्होंने कहा क्या आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया था? मैंने कहा नहीं सर, बट मैं ये कहूंगा कि यार जब कोई बच्चा फंसता है और फंसने के बाद वो इस चीज को नहीं बताता है तब तो आप देखते हैं क्या हो रहा है, साकिब उल हसन के साथ हुई हुआ। बट जब वो कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है और वो बताता है तो उसका रिवॉर्ड क्या है, उसकी एक्नॉलेजमेंट क्या है? हमने तो बताया ना ही किसी ने इस चीज की कोई एक्नॉलेजमेंट की, ना ही कभी उन्होंने उन लोगों की तो आप फोटो दिखा देते हैं कि भाई ये लोग हैं, इन लोगों को अप्रोच किया गया है, इन्होंने नहीं बताया, इन्होंने नहीं बताया या फिर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बट उसका उन लोगों का क्या है जिन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि नहीं यार, और जेन्युइनली बता भी दिया, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उसको ठीक तरीके से रन करो। चलो फिर ये सही है। अब आप कुछ और खा ले यार, देख भाटिया घर पे आया ऐसा लगेगा कि प्लेट खाली नहीं होनी चाहिए। ये अच्छा है, पता खा के देख, ट्राई, दिस इज गुड। अच्छा अब बात की थी ना कि चलिए भाटिया साहब से बात होगी, ये मेरा दोस्त है सागर। सागर, अच्छा फेवरेट क्रिकेटर कौन सा आपका इंडियन टीम का? विराट कोहली और रोहित शर्मा। विराट कोहली और रोहित शर्मा। कोहली के बारे में एक स्टोरी है वैसे, है ना? चलो बताता हूँ आपको, इनको ही बताता हूँ, आपको ही बताता हूँ। विराट कोहली 70 से भी ज्यादा टेस्ट मैचेस, 250 से ज्यादा ODIs, करीबन 6000 से ज्यादा टेस्ट रन्स और 11000 से भी ज्यादा ODI रन्स, अनगिनत सेंचुरीज और फैंस का अपार प्यार। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं होता। कहानी है साल 2006 की, जब विराट केवल 18 साल के ही थे। 40 पे बैटिंग करते हुए विराट जब शाम को घर पहुंचे तो देखा विराट के पिताजी, जिनका सिर्फ एक ही सपना था, अपने छोटे से बेटे को बड़ा क्रिकेटर बनते देखना। 18 की उम्र में 40 के स्कोर पे विराट नाबाद थे, पर जिन आंखों ने उनके लिए सपना देखा था वो आंखें अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। पिताजी अब नहीं रहे। वो रात विराट की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। विराट रात भर पापा के सिरहाने बैठे रहे, शायद उनसे यही बोल रहे थे कि पापा आपका सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। अगली ही सुबह जब विराट अपना किट बैग उठाकर ग्राउंड की तरफ चल पड़े तो उनकी मां ने उनसे कुछ नहीं पूछा। मां को शायद पहली बार उस सफेद जर्सी में क्रिकेटर नहीं बल्कि अपने पापा का बेटा दिखा। ड्रेसिंग रूम में बैठे सीनियर्स उनको देखकर हैरान हो गए। दिल्ली टीम को तो उनकी जरूरत थी क्योंकि कर्नाटक के खिलाफ दिल्ली की हालत पतली थी। जो बच्चा अभी कुछ सालों पहले अपने पापा के कंधों पर घूमा करता था, आज उसके ही नाजुक कंधों पर दिल्ली की जीत का बोझ आ गया था।
4 विकेट गंवा चुके थे और फॉलो ऑन बचाना भी मुश्किल लग रहा था। विराट 40 पर नाबाद थे और अगर वो भी नहीं खेलते तो फिर दिल्ली की हार तो तय ही थी। लेकिन मैच का ख्याल किसी के जहन में कहां था। सभी की आंखें थोड़ी नम थी क्योंकि कोहली को अभी अभी एक विराट दुख का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब हौसले आबाद होते हैं तो खिलाड़ी जिंदाबाद होते हैं। ऐसे में क्या वो बैटिंग करने के लिए तैयार थे? वो आंखें रात भर सोई नहीं थी, पर शायद इसलिए कि उन आंखों में अब पापा के सपने बसे थे। सबके मन में यही एक सवाल था, क्या विराट तैयार हैं? विराट बस वही कर रहे थे जो उनके पापा चाहते थे। विराट जमकर खेले, क्या खूब खेले। मानो उनके पापा स्टेडियम में बैठे हों और उनका ये मैच देख रहे हों। विराट उन्हें अपने हर एक स्ट्रोक से थैंक यू बोल रहे हों। संघर्ष में विराट भले ही अकेले थे, पर सफलता में उनके साथ पूरी दिल्ली खड़ी थी। पापा की आंखों का सपना आज देश की आंखों का तारा बन चुका है। आंसू आ गए ना। उस दिन सुबह हम सब की आंखें भी ना थोड़ी सी नम थी। चलिए, लेकिन ये तो कोहली है। अब धनराज पिल्ले ने कहा है चक दे इंडिया अपना चांस है ओलंपिक्स में। बाजी से सुनते हैं। सर ऐसा सिर्फ तीसरी बार ही हुआ है कि बोथ मेन एंड वुमेन साथ में क्वालिफाई हुई है ओलंपिक के लिए। पिछले 10 साल से है ना, क्वालिफाइंग राउंड बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। जी विमेन हॉकी के बारे में अगर आप पूछेंगे तो मुझे लगता है कि पिछले 4-5 साल से अभी विमेन हॉकी बहुत अच्छा काम कर रहा है। जी देखिए, यूएसए इज वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, जी लेकिन उसको मात देना बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे इंडियन वुमेन्स टीम के लिए। जी और आप देखे होंगे कि वो जो 6th गोल रानी रामपाल ने मारा था, जी वो रानी रामपाल का गोल ने ही हमारे को क्वालिफाई जी, करवाया, जी। हम कह सकते। मेंस की बात करें तो बहुत इजी मैच था, मैं ये जी, कह सकता हूँ, जी, जी। क्योंकि रशिया को इस बार हमने देखे जो फर्स्ट मैच उन्होंने खेला, जी नो डाउट सेकेंड हाफ में 3rd एंड 4th क्वार्टर अगर आप देखोगे तो इंडियन टीम खेलना स्टार्ट किया मेंस। जी रानी रामपाल जी। जो है स्किलफुल हॉकी खेलती है, जी और एक वंदना कटारे हैं। जी उसके बाद में गोलकीपर है सविता, पिछले कई सालों से वो खेलते आ रही है, उतना एक्सपीरियंस उसको मिल गया है। जी तो मैं यही कहूंगा कि ये 4-5 लड़कियां हैं जो हिंदुस्तान की हॉकी को मेडल टैली में ले जा सकते हैं टोक्यो में। और मेंस टीम के बारे में सर? श्रीजेश, जी एचवी सुनील, हरमनप्रीत, हरमनप्रीत, मनप्रीत जो हमारा कप्तान है, एकदम कूल कप्तान है। टीम को कैसे लेके चलना चाहिए वो बहुत अच्छे से अक्सर बोला जाता है समझता कि मनप्रीत में थोड़ी आपकी थोड़ी झलक है, जो लीडरशिप है उनके और जो खेलने का नहीं, जो स्टाइल है। मैं थोड़ा एग्रेशन ज्यादा दिखाता था फील्ड पे भी, और जी। कप्तानी जब मैं कर रहा था तभी भी। हिंदुस्तान का फिटनेस लेवल बहुत बढ़ गया है, जी। बहुत ज्यादा। जी और खास करके मैं ट्रेनर्स और ना जो उनकी कोचिंग स्टाफ है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि फॉरवर्ड लाइन पीछे आता है, जी जी डिफेंस में भी डिफेंस में भी हेल्प हेल्प करता है, और फॉरवर्ड में विंगर्स अटैक जाके भी करते हैं साइड से है ना, आकर तो के। मुझे जी, लगता है कि ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है इंडियन हॉकी के लिए। जी बेल्जियम जैसी टीम या अर्जेंटीना वर्ल्ड चैंपियन या वो ओलंपिक चैंपियन रहे हैं, जी इनके साथ हम लोग कॉम्पीट कर सकते हैं, लेकिन हाँ कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। मैं भी चाहता हूँ कि जैसा आपने कहा कि है ना कहाँ गए वो दिन, मैं भी चाहता हूँ कि हमारी हिंदुस्तान की हॉकी टीम एक बार ओलंपिक चैंपियन वापस बने, वर्ल्ड चैंपियन वापस बने, और वो कंसिस्टेंसी के साथ में अगर हम खेलते रहें 4-5 साल कंटिन्यूसली, तो मुझे नहीं लगता है कि वो दूर है ना, वो टाइम बहुत दूर है। इस ओलंपिक्स में भी आप मेडल
के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि जैसी टीम है पिछले 4-5 साल से ये टीम एक साथ है। मेरा तो मानना है कि है ना, मैच बाय मैच खेलते जाइए आप, और रिजल्ट के बारे में सोचो मत कि आज क्या होगा क्या नहीं। इफ यू आर गुड इनफ, रिजल्ट विल कम ऑटोमेटिकली। चलिए, ये तो थी फिर आज की आकाशवाणी। फिर जो आपका फीडबैक है, जो कल भी बहुत सारा आया था, मैं चाह रहा हूँ आज भी बहुत सारा है, और कल तो खैर आपके पास कुछ खास आने वाला है, क्योंकि मेरे यार दोस्त आने वाले हैं यार, तो मेरे सर कमेंट्री पार्टनर्स। हम करेंगे चाय पे चर्चा, बर्निंग टॉपिक। टॉस को टॉस कर दें या संभाल लें? अभी के लिए जाता हूँ, भागना भी बचा है। आप देखो जरा वो बच्चे को खेलते हुए, चलो। वेल डन। सामने वाले पैर को थोड़ा सा खोला और चौका। Watch the ball closely and that's what she did.